एक ऐसा देश जहां न युद्ध है, न बमबारी, न आर्थिक तबाही। दुनिया के सबसे खूबसूरत, सुरक्षित और स्थिर देशों में जिसकी गिनती होती है। क्राइम रेट कम, शिक्षा बेहतरीन, स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत और क्वालिटी ऑफ लाइफ दुनिया में टॉप स्तर पर। फिर भी हैरानी की बात यह है कि लोग यहाँ से भाग रहे हैं। हाँ, बड़े पैमाने पर करीब 53 लाख की आबादी वाले इस देश को लगभग 6 लाख लोग छोड़ चुके हैं, यानी कुल जनसंख्या का 10% से भी ज्यादा। सवाल उठता है, जब सब कुछ सही दिख रहा है तो लोग जा क्यों रहे हैं? हम बात कर रहे हैं न्यूजीलैंड की। क्या इसकी अर्थव्यवस्था अंदर ही अंदर कमजोर हो रही है, या फिर कोई ऐसा छुपा संकट है जो बाहर से दिखाई नहीं देता? क्योंकि ऊपर से यह देश परफेक्ट लगता है, लेकिन गहराई में तस्वीर बिल्कुल अलग है। चलिए सच को विस्तार से समझते हैं। न्यूजीलैंड की बात करें तो यहाँ की कुल आबादी लगभग 53 लाख है, यानी लगभग उतनी जितनी ऑस्ट्रेलिया के किसी बड़े शहर की होती है। अब साफ सी बात है, जब कोई देश इतना छोटा हो तो उसकी अर्थव्यवस्था भी सीमित रह जाती है। छोटी आबादी का मतलब है छोटा घरेलू बाजार, कम ग्राहक, कम बड़ी कंपनियां और हाई लेवल नौकरियों के मौके भी बेहद सीमित। और यहीं से न्यूजीलैंड की असली आर्थिक चुनौती शुरू होती है। इसके पीछे सिर्फ अर्थव्यवस्था नहीं बल्कि इतिहास और भूगोल भी जिम्मेदार है। भौगोलिक रूप से न्यूजीलैंड दुनिया के प्रमुख व्यापारिक मार्गों से काफी दूर स्थित है। यह यूरोप और अमेरिका को जोड़ने वाले बड़े समुद्री रास्तों से भी अलग पड़ता है। इस दूरी के दो असर हैं, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। सबसे पहले इसके पॉजिटिव साइड को समझते हैं। इस दूरी का एक पॉजिटिव साइड भी है। मेजर सी रूट्स और बड़ी ताकतों से दूर होने की वजह से न्यूजीलैंड वॉर्स और जियोपॉलिटिकल टेंशन से काफी हद तक बचा रहता है। यहाँ कंपैरेटिवली सेफ और पीसफुल एनवायरनमेंट मिलता है। लेकिन नेगेटिव साइड कहीं ज्यादा सीरियस है। दूरी का सीधा मतलब है एक्सपेंसिव शिपिंग, वीक सप्लाई चेन्स और लार्ज इंडस्ट्रीज स्टैब्लिश करना काफी मुश्किल। सोचिए, अगर कोई कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स या ऑटोमोबाइल प्लांट लगाना चाहती है तो वो एशिया के पास क्यों नहीं जाएगी, जहां रॉ मटेरियल्स, चीप लेबर और ह्यूज मार्केट्स तीनों एक साथ मिलते हैं। इसी वजह से यहाँ बड़े मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज डेवलप ही नहीं हो पाई। न्यूजीलैंड में वही सेक्टर्स ग्रो करते हैं जिन्हें लोकली होना जरूरी है। अब आप सोच सकते हैं कि ठीक है, इंडस्ट्री नहीं तो फाइनेंशियल सर्विसेज तो डेवलप हो सकती थी। कई छोटे देशों ने ऐसा किया है, जैसे सिंगापुर, लेकिन न्यूजीलैंड के साथ ये मॉडल काम नहीं कर पाया। कोई ग्लोबल बैंक या मल्टीनेशनल कंपनी ऑकलैंड में बेस क्यों बनाएगी, जब सिंगापुर एशिया के ट्रेड नेटवर्क के बीच में बैठा है और ज्यादा कनेक्टेड है। इसी तरह अगर कोई कंपनी ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड रीजन में एक्सपेंड करना भी चाहती है तो वो अक्सर सिडनी को चूज करती है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का मार्केट बड़ा और ज्यादा प्रॉफिटेबल है। सिंपल वर्ड्स में कहें तो न्यूजीलैंड की इकोनॉमी मोस्टली लोकल है, ग्लोबल स्केल पर उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं। अब सवाल उठता है, जब बड़े इंडस्ट्रीज नहीं है तो ये देश चलता कैसे है? आंसर है एग्रीकल्चर। न्यूजीलैंड की बिगेस्ट स्ट्रेंथ उसका एग्रीकल्चर सेक्टर है। फर्टाइल लैंड, एडिक्वेट रेनफॉल और मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से ये दुनिया के टॉप एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसर्स में गिना जाता है। साथ ही ये सदर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है। जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सर्दी होती है तब यहाँ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ग्रो होते हैं, जिनकी एशियन मार्केट्स में हैवी डिमांड रहती है। इससे एक्सपोर्ट्स लगातार बने रहते हैं। लेकिन यहाँ भी एक कैच है, एग्रीकल्चर सेक्टर हाईली मैकेनाइज्ड है। मशीन्स इतना काम कर देती हैं कि वर्कर्स की जरूरत बहुत कम रह जाती है। रिजल्ट, लाखों एजुकेटेड यूथ के लिए एनफ जॉब्स क्रिएट नहीं हो पाती। और एग्रीकल्चर के बाद इकोनॉमी का दूसरा बड़ा पिलर है रियल एस्टेट। असल में यहाँ हाउसिंग सिर्फ रहने की जरूरत नहीं बल्कि इकोनॉमी का बड़ा पिलर बन चुकी है। घर खरीदना, बेचना, किराया, कंस्ट्रक्शन, बैंकिंग और रेगुलेशंस, ये सब मिलकर इकोनॉमिक एक्टिविटी का बड़ा हिस्सा बनाते हैं। कई रिपोर्ट्स के अनुसार देश की जीडीपी का सिग्निफिकेंट हिस्सा सीधे हाउसिंग सेक्टर से जुड़ा हुआ है। लेकिन आप जानते ही हो, जब किसी देश की इकोनॉमी लैंड और प्रॉपर्टी प्राइसेस पर ज्यादा डिपेंडेंट हो जाती है तो हाउसिंग बबल बनने का खतरा बढ़ जाता है। न्यूजीलैंड में लंबे समय तक घरों की कीमतें दुनिया की सबसे कम अफोर्डेबल कैटेगरीज में गिनी जाती रही हैं। सरकार ने फॉरेन बायर्स पर रेस्ट्रिक्शंस भी लगाए, लेकिन असली सच्चाई ये है कि विदेशी खरीदार कुल परचेजेस का सिर्फ लगभग 3% थे। और ट्विस्ट ये है कि सबसे ज्यादा बाहरी खरीदार तो ऑस्ट्रेलिया से आते थे, क्योंकि दोनों देशों के बीच स्पेशल एग्रीमेंट्स हैं, जिनकी वजह से नागरिक आसानी से एक दूसरे के यहाँ रह और काम कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में प्रॉपर्टी प्राइसेस पहले से ही बहुत ऊंची थी, इसलिए कई लोग न्यूजीलैंड को अफोर्डेबल ऑप्शन समझते थे। लेकिन धीरे धीरे यहाँ भी घर इतने महंगे हो गए कि लोकल यूथ के लिए अपना घर खरीदना लगभग नामुमकिन हो गया। नतीजा साफ था, हाईली एजुकेटेड यंग पीपल बेटर अपॉर्चुनिटीज की तलाश में ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और दूसरे डेवलप्ड कंट्रीज की तरफ जाने लगे। क्योंकि अगर सैलरी कंपेयर करें तो ऑस्ट्रेलिया में एवरेज इनकम ज्यादा है, जबकि कॉस्ट ऑफ लिविंग कई मामलों में कंपैरेटिवली बैलेंस्ड रहती है।
यानी सिंपल वर्ड्स में कहें तो समस्या वॉर, इनसिक्योरिटी या बैंकरप्सी की नहीं है, समस्या अपॉर्चुनिटीज की है। एक स्मॉल मार्केट, लिमिटेड हाई पेइंग जॉब्स, एक्सपेंसिव हाउसिंग और ग्लोबल कंपटीशन, इन सब ने मिलकर ऐसी सिचुएशन बना दी है कि अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ होने के बावजूद लोग बेटर इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स के लिए देश छोड़ने का डिसीजन ले रहे हैं। पहली नजर में सब कुछ आइडियल लगता है, ब्यूटीफुल नेचर है, सेफ सोसाइटी है, स्टेबल पॉलिटिक्स है, यानी रहने के लिए लगभग परफेक्ट कंट्री। लेकिन जैसे ही आप इकोनॉमिक स्ट्रक्चर की गहराई में जाते हैं, समझ आता है कि मामला इतना सिंपल नहीं है। असल में ये एक कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक पजल है और यही न्यूजीलैंड की असली कहानी है। अब अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो दोनों देशों के रिश्ते काफी गहरे हैं। नागरिक आसानी से एक दूसरे के देश में आ जा सकते हैं, काम कर सकते हैं, यहाँ तक कि प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं। यह व्यवस्था लगभग ओपन बॉर्डर सिस्टम जैसी है, जिसे कई लोग यूरोपियन यूनियन के मॉडल से कंपेयर करते हैं। ऊपर से लैंग्वेज और कल्चर भी लगभग समान है, इसलिए माइग्रेशन और भी आसान हो जाता है। अब जरा ऑस्ट्रेलिया को देखिए, वहाँ सैलरीज ज्यादा है, कॉर्पोरेट अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हैं, यूनिवर्सिटीज को रिसर्च फंडिंग ज्यादा मिलती है, जॉब ऑप्शंस ब्रॉडर हैं और मार्केट भी बड़ा है। अब अगर आप एक यंग प्रोफेशनल हो तो क्या चुनेंगे, छोटा मार्केट या बड़ा फ्यूचर? यही सवाल न्यूजीलैंड के लाखों लोग खुद से पूछते हैं और फिर ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं। इसी वजह से यहाँ ब्रेन ड्रेन की स्थिति बन रही है। आमतौर पर ब्रेन ड्रेन की बात गरीब या डेवलपिंग देशों के साथ जुड़ी होती है, लेकिन यहाँ मामला अलग है। एक डेवलप्ड कंट्री से ही बड़े पैमाने पर टैलेंट बाहर जा रहा है। क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच फर्क बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन एनफ है डिसीजन बदलने के लिए। थोड़ी ज्यादा सैलरी, थोड़ी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज, बड़ा मार्केट और सबसे बड़ी बात, जाना बेहद आसान। नतीजा टैलेंटेड यूथ का स्टेडी फ्लो लगातार ऑस्ट्रेलिया की तरफ। आंकड़ों के अनुसार 90,000 से ज्यादा न्यूजीलैंड नागरिक ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं। हालांकि माइग्रेशन वन वे नहीं है, लगभग 90,000 ऑस्ट्रेलियन नागरिक भी न्यूजीलैंड में रहते हैं। लेकिन यहाँ एक क्लियर डिफरेंस है। न्यूजीलैंड आने वाले ऑस्ट्रेलियंस में बड़ी संख्या रिटायर्स, वेल्दी इन्वेस्टर्स या हॉलिडे होम ओनर्स की होती है, यानी वे एक्टिव लेबर मार्केट में ज्यादा योगदान नहीं देते। वहीं दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया जाने वाले न्यूजीलैंडर्स ज्यादा वर्किंग एज यूथ होते हैं, हाई स्किल्स और बेटर एजुकेशन के साथ, जो करियर ग्रोथ और हायर इनकम की तलाश में जाते हैं। और यही इम्बैलेंस न्यूजीलैंड की इकोनॉमी पर असली दबाव बनाता है। इस खालीपन को भरने के लिए न्यूजीलैंड एशिया से माइग्रेंट्स को एक्टिवली इनवाइट करता है। स्किल्ड वर्कर्स, स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स को रेजिडेंसी और वर्क वीजाज दिए जाते हैं ताकि लेबर शॉर्टेज पूरी की जा सके और इकोनॉमी को सपोर्ट मिले। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प स्थिति पैदा हो जाती है। इनमें से कई लोग न्यूजीलैंड को फाइनल डेस्टिनेशन नहीं बल्कि स्टेपिंग स्टोन की तरह देखते हैं। कुछ साल यहाँ काम करते हैं, रेजिडेंसी लेते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं सीधे ऑस्ट्रेलिया की तरफ। इस तरह न्यूजीलैंड धीरे धीरे एक ट्रांजिट कंट्री बनता जा रहा है। लोग पहले यहाँ आते हैं, सेटल होते हैं, एक्सपीरियंस लेते हैं और फिर बड़े मार्केट और ज्यादा सैलरी वाले देश की ओर निकल जाते हैं। अब सवाल उठता है, इसका सॉल्यूशन क्या है? क्या न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के साथ अपनी ओपन रिलेशंस खत्म कर सकता है? व्यावहारिक रूप से देखें तो ये लगभग नामुमकिन है। राजनीतिक रूप से यह फैसला बेहद सेंसिटिव होगा। दोनों देशों के बीच सिर्फ इकोनॉमिक नहीं बल्कि हिस्टोरिकल, कल्चरल और सोशल टाइज भी बहुत गहरे हैं। लाखों न्यूजीलैंड नागरिक ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, काम करते हैं, फैमिलीज बसाए हुए हैं। अगर न्यूजीलैंड किसी तरह की रेस्ट्रिक्शंस लगाता है तो ऑस्ट्रेलिया भी जवाबी कदम उठा सकता है और इससे दोनों देशों को इकोनॉमिक नुकसान हो सकता है। इसलिए बॉर्डर्स बंद करना कोई रियलिस्टिक ऑप्शन नहीं है। हालांकि पूरी कहानी सिर्फ नेगेटिव भी नहीं है। कई लोग ऑस्ट्रेलिया जाकर पैसा कमाते हैं, एक्सपीरियंस हासिल करते हैं और फिर वापस न्यूजीलैंड लौट आते हैं। वे अपने साथ कैपिटल, स्किल्स, बिजनेस आइडियाज और ग्लोबल नेटवर्क्स भी लाते हैं। सरकार के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है कि वह इन रिटर्निंग माइग्रेंट्स को अट्रैक्ट करें और उनके एक्सपीरियंस का फायदा उठाएं। वैसे सच कहें तो न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा अट्रैक्शन अभी उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ ही है। सेफ सोसाइटी, क्लीन एनवायरनमेंट, लो क्राइम, लेस पॉल्यूशन और बैलेंस्ड लाइफस्टाइल, ये सब ऐसी चीजें हैं जो दुनिया के कई बड़े देशों में मिलना मुश्किल है। यही वजह है कि कई लोग आखिरकार वापस लौट आते हैं। लेकिन अगर न्यूजीलैंड अपने युवाओं को बड़े पैमाने पर बाहर जाने से रोकना चाहता है तो सिर्फ नेचर और सेफ्टी के भरोसे नहीं रह सकता। उसे इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन की दिशा में बड़े कदम उठाने होंगे। सिर्फ हाउसिंग, एग्रीकल्चर या ट्रेडिशनल सेक्टर्स पर डिपेंडेंट रहना लंबे समय तक काम नहीं करेगा। नई इंडस्ट्रीज डेवलप करनी होंगी, हाई पेइंग जॉब्स क्रिएट करनी होंगी, टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप्स, रिसर्च, इनोवेशन और एडवांस्ड सर्विसेज जैसे सेक्टर्स को एग्रेसिवली ग्रो करना होगा। साथ ही हाउसिंग सेक्टर में भी सीरियस रिफॉर्म्स जरूरी हैं ताकि युवा पीढ़ी अपने ही देश में घर खरीद सके और स्टेबल लाइफ बना सके। अगर बेसिक अफोर्डेबिलिटी ही नहीं होगी तो लोग नेचुरली बाहर के ऑप्शंस देखेंगे। लेकिन ये सब कहना जितना आसान है, करना उतना ही मुश्किल, क्योंकि कुछ सीमाएं ऐसी हैं जिन्हें बदला नहीं जा सकता।
जियोग्राफिकल आइसोलेशन नहीं बदलेगा। छोटा डोमेस्टिक मार्केट रातों रात बड़ा नहीं हो सकता और ग्लोबल इकोनॉमी में स्केल, कनेक्टिविटी और नेटवर्क इफेक्ट का महत्व बहुत ज्यादा है। यही असली चैलेंज है। अब सवाल है, क्या इसका मतलब ये है कि न्यूजीलैंड फेल हो रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आज भी यह दुनिया के सबसे स्टेबल, सेफेस्ट और डेवलप्ड देशों में गिना जाता है। लेकिन हाँ, यह एक वार्निंग साइन जरूर है। आज की ग्लोबलाइज्ड दुनिया में सिर्फ सुंदरता या स्टेबिलिटी काफी नहीं है। लोग इमोशन से नहीं, अपॉर्चुनिटीज से मूव करते हैं। जहाँ थोड़ा ज्यादा सैलरी, थोड़ा बड़ा मार्केट और थोड़ी बेहतर करियर ग्रोथ दिखती है, लोग वहीं चले जाते हैं। यही न्यूजीलैंड की कहानी हमें एक इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक लेसन देती है। कोई भी देश कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो, अगर वह अपने यूथ को एनफ अपॉर्चुनिटीज नहीं देगा तो टैलेंट बाहर चला ही जाएगा। ग्लोबल कंपटीशन के इस दौर में मार्केट साइज, नेटवर्क्स और इकोनॉमिक डाइवर्सिटी कई बार नेचुरल ब्यूटी से ज्यादा पावरफुल साबित होते हैं। और यहीं से शुरू होती है न्यूजीलैंड की असली इकोनॉमिक पजल। यह फेलियर की कहानी नहीं है, यह स्ट्रगल की कहानी है। एक ऐसे देश की कहानी जो सुरक्षित है, स्थिर है, विकसित है, लेकिन फिर भी अपने ही टैलेंटेड युवाओं को रोक पाने के लिए लगातार लड़ रहा है। अब सवाल आपके सामने है, क्या न्यूजीलैंड इस चैलेंज को अपॉर्चुनिटी में बदल पाएगा या माइग्रेशन की यह ट्रेंड आगे भी जारी रहेगी? अपनी राय जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।